नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है और इस पे आज मोहर भी लग गई है। कैपिटल टीवी ने आपको कई बार बताया कि बंगाल में कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही थी कि हम प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। चुनाव को लेकर टीएमसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटों पर ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद इंडी गठबंधन का खात्मा हो चुका है पश्चिम बंगाल में। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी अपडेट आपको यह बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से कांग्रेस में भारी टूट की खबर भी सामने आ रही है। एक एक अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे विपक्षी गठबंधन टूट रहा है, कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है, मारधाड़ की नौबत आ गई है। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, ये तो अब साफ हो गया कि गठबंधन अब पूरी तरह से खत्म। बिल्कुल, ये ममता बनर्जी की बात नहीं है, ये कांग्रेस वाले कह रहे थे। जब ममता बनर्जी ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई थी कि ममता दीदी के बिना तो इंडी अलायंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब अब तो उस कल्पना को खत्म कर दो। अब घोषित हो चुके हैं सारे उम्मीदवार, मतलब अब आपके साथ ममता बनर्जी का गठबंधन नहीं होगा। यानी पश्चिम बंगाल में मुकाबला कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ टीएमसी, और तीसरे कोने में जो बैठे हुए हैं वामपंथी और कांग्रेसी गठबंधन, वो केवल वोट काटने की स्थिति में रहेंगे। जी, आपने जयराम रमेश का जिक्र किया, तो बड़ी खबर यह भी है कि जयराम रमेश ने जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ उसके बाद एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की ये घोषणा एक तरफा घोषणा है। तो एक तरफा घोषणा ही होगी। किसी पार्टी को अपने कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए दूसरे पार्टी से बातचीत करनी होगी। क्या कांग्रेस ने 39 लोकसभा सीटों पर जो कैंडिडेट अनाउंस किए हैं उसके लिए सारी पार्टियों से बातचीत की थी? वो भी एक तरफा ही अनाउंसमेंट था। अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा प्रत्याशियों के अनाउंसमेंट करना शुरू किया, तो वो कांग्रेस से बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि अकेले ही अनाउंस कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया था, फिर भी उस समय जबकि कांग्रेस से बातचीत चल रही थी और उसने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत नहीं की थी कि हम वहां पर कैंडिडेट उतार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल को लेकर कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अचानक से कांग्रेस के सिर पर एक बड़ा बम फोड़ा है, उससे कांग्रेस में परेशानियां बढ़ चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी अब तक बता रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ उनका पारिवारिक संबंध है, एक घनिष्ठ संबंध है, और वो कभी हमसे अलग नहीं हो सकती हैं। अलग हो गई। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई पश्चिम बंगाल के अंदर, वो है ममता बनर्जी के जो अनाउंसमेंट के बाद कैंडिडेट सामने आए हैं, वो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि ममता बनर्जी ने 5 उम्मीदवार मुसलमानों को उतारे हैं। यानी मुस्लिम वोट पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए हुए है कि जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या 15 से 20% है और उससे ज्यादा है, वहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारो। उसके बाद अब कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की मजबूरी हो गई है कि उन क्षेत्रों से वो भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, और दोनों के बीच मुस्लिम वोट को लेकर टकराव होना लगभग स्वाभाविक माना जा रहा है। तीसरी बात, ममता बनर्जी ने जब 42 उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके बाद पार्टी के अंदर एक और टुकड़ा होना शुरू हो चुका है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ और उसमें अर्जुन सिंह का नाम नहीं था, बीच से ही मंच से अर्जुन सिंह उठकर चल दिए। यानी कि अर्जुन सिंह वही हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में भी गए और वहां से छोड़कर जब पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बन पाई भारतीय जनता पार्टी की, वो टीएमसी में फिर से आ गए। और फिर अब टीएमसी ने टिकट नहीं दिया, तो ये तो मानकर चलते हैं कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से कोशिश करेंगे कि वहां से टिकट मिल जाए। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में भी थे, तब भी ये माना जा रहा था बैरकपुर सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। अब टीएमसी से टिकट नहीं मिला है, तो फिर से कोशिश करेंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो जाए। यानी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुकाबला शुरू हुआ है और इस बीच ममता बनर्जी बैकफुट पर आई है, उससे तो लगता है कि इस बार
कांग्रेस जो पिछली बार 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार 2 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी कोई छोटा मोटा प्रत्याशी नहीं है। यूसुफ पठान को उतारा गया है इसी मकसद से कि एक तो वो सेलिब्रिटी हैं और दूसरे तरफ वो जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुस्लिम वोट भी अपने साथ कर लेंगे। कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही थी कि लोकसभा चुनाव में कम से कम हमारा साथ दे, वो एजेंडा भी फेल हो चुका है। लेकिन फिर ऐसे में क्या होगा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि आपने अधीर रंजन चौधरी का जिक्र किया, एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा नजर आते हैं, ममता बनर्जी पे हमला बोलते हैं, बयानबाजी भी करते हैं, बड़े एक्टिव नजर आते हैं। अब उनके खिलाफ यूसुफ पठान को उतारना, ममता बनर्जी की क्या चालाकी है? क्या वो कोई कांग्रेस को कुछ संदेश देना चाहती थी? देखिए, ममता बनर्जी के पूरे फोकस जो है कि उन नेताओं को, कांग्रेस के वो नेता जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हमारे खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, उसको अपने क्षेत्र में उलझा के रखो। अब अधीर रंजन चौधरी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा पाए, यानी कि कांग्रेस में आपकी स्थिति सबसे कमजोर हो गई। केंद्रीय नेतृत्व से ऐसे ही उनका टकराव चलते रहता है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि वो पहले भी नहीं चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन कांग्रेस का हो, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व बार बार प्रेशराइज करता रहा कि आप ममता के खिलाफ कुछ मत बोले। फिर भी वो ममता के खिलाफ बोलते रहे। संदेश खली के मसले पर केवल और केवल अधीर रंजन चौधरी ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने उनको अपने क्षेत्र में ही सिमटा के रख दिया कि तुम अब पश्चिम बंगाल में अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार नहीं करोगे, अपनी सीट बचाने की कोशिश करो। लेकिन ये जो कांग्रेस, वामपंथी पार्टी और टीएमसी, ये तीनों उलझे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां वेट एंड वॉच की नीति अपना रही थी कि पहले आपस में तुम लोग तय कर लो, पहले ये देख लो कि कौन कौन सी पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ेगी, अब उसके बाद हम अपना पत्ता खोलेंगे। ये तो पता है कि कांग्रेस वाले को भी ये लग रहा था और इसीलिए कांग्रेस भी पहले से 3 पार्टियों का गठबंधन बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसने फुरफुरा शरीफ के साथ या वहां के जो मौलाना है उनके साथ भी मिलजुल कर गठबंधन बनाने की कोशिश की। उसके बाद वामपंथी पार्टी है, यानी तीनों मिलकर ममता बनर्जी से चाहते हैं कि वहां पर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि केंद्र में ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका नहीं होगी। आप वहां के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हो, यह दूसरी बात है, यहां पर आपके साथ ममता बनर्जी हैं, लेकिन जब केंद्र की बात होगी तो वहां ममता बनर्जी की स्थिति वही है जो कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की है। पश्चिम बंगाल से बाहर ममता बनर्जी को एक भी सीट नहीं मिल सकता। ऐसे में अगर आपने ममता का साथ दिया तो यहां पर वो 20-22 सीटें जीत भी जाए, जैसे पिछली बार 22 सीटों पर ममता बनर्जी की जीत हुई, लेकिन 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब अगर 20 सीटें, 15 सीटें ममता बनर्जी को दे भी देते हो तो वो पीएम मोदी के साथ टकराव की स्थिति में नहीं रहेंगे। विपक्ष अगर मजबूत हो तो वहां पर आपके लिए काम कर सकता है। यह परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस वाले कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने मुसलमानों के क्षेत्र में दौरा किया, वहां पर जाकर प्रचार करने की कोशिश की, ममता बनर्जी को उसी समय लग गया कि अगर हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, अगर हमने कांग्रेस के नेगोशिएशन पर हम अपने को सरेंडर किए, तो इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हमारे लिए समस्या खड़ी होनी शुरू होगी। जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी वैसे ही वामपंथी पार्टी भी मजबूत होगी, और इन दोनों का गठबंधन मजबूत होगा तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी चुनौती हमारे लिए है, क्योंकि हम लोगों का सबका एक ही वोट आधार है। अब एक वोट आधार के बीच ही हम लोग लड़ते रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट देखी गई है उसके बाद टीएमसी में अब फिर से इस्तीफों का दौर शुरू होगा। पहले भी कुछ नेता चले आए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी कुछ नए नेताओं को भी सामने ला रही है। जैसे अभिजीत गंगोपाध्याय की बात है, अभी पीएम मोदी की रैली में सिलीगुड़ी में अभिजीत गंगोपाध्याय दिखाई पड़े और उनको भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल में घुमा घुमा के बता रही है कि देखो, हाई कोर्ट का एक जज जिसे बार बार ममता बनर्जी ने परेशान किया, जिसने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ
मामले की सुनवाई की, उससे वो मामला छीन लिया गया और उसके बाद इन सारे लोगों ने मिलकर वकीलों से उनसे माफी मांगने को मजबूर करवाया। वो आज इन लोगों से त्रस्त होकर इस्तीफा दिए और हमारे साथ हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। वैसे स्टार प्रचारक अब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और कोलकाता के ही किसी क्षेत्र से चुनाव मैदान में वो उतरेंगे। एक सीट लगभग भारतीय जनता लेकिन पार्टी इसके अलावा के तो पास और मिमी हो गया। चक्रवर्ती का भी नाम है, तापस राय भी है, कई बड़े नेता हैं जो बीजेपी में अभी हाल ही में आए हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा। बिल्कुल मौका मिलने की संभावना है। मिमी चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को पहले ही कह दिया था कि हम अपने संगठन से खुश नहीं है, हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी तरीके से तापस राय तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अब ये लोग ममता बनर्जी के उस गुंडागर्दी का राज खोलेंगे जो कि इतने समय से ये छिपा कर रखने की कोशिश करती रही, लेकिन अभी और लोग इस्तीफा देने की तैयारी में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय का इंतजार कर रही थी कि कैसे टीएमसी के तरफ से चुनाव में लिस्ट सामने आता है, कांग्रेस परेशान होती है और फिर कांग्रेस और वामपंथियों का गठबंधन, और इन तीनों के बीच में हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा तब करेंगे जब ये पूरी तरीके से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है 35 का पश्चिम बंगाल के अंदर, वो 30 से 35 सीटों के बीच इस बार भाजपा को जीतने की संभावना और भी बढ़ चुकी है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वैसे भी कई बार अमित शाह भी कह चुके हैं, पीएम मोदी भी कह चुके हैं, और पीएम मोदी ने भी कई बार गए वहां पे और उन्होंने कहा कि अब की बार 30 से 35 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आएगी, और वही स्थिति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से बवाल की खबरें हैं उससे अभी इस्तीफों का जो दौर है वो शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी में वैसे ही बवाल है, तो कुल मिलाकर विपक्ष का गठबंधन पूरी तरह से फंस चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।